नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं भारतीय राजनीति विज्ञान में संविधान के भाग 1 देखा हमने, जिसमें इसका वर्णन किया गया था संघ का। भाग 2 में वर्णन किया गया था नागरिकता का। भाग 3 में वर्णन किया गया है मौलिक अधिकार का। और 4 में वर्णन किया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4A संविधान का भाग भाग 4A इम्पॉर्टेंट है कि भाग 4A में किसका वर्णन किया गया है। इसमें किया गया है मौलिक कर्तव्यों का। पहले क्या थे, जो मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान का भाग नहीं था। जब हमारा संविधान बना 1950 में, तो क्या हुआ, ये हमारे भारतीय संविधान का भाग नहीं था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको मौलिक संविधान में क्या किया, जोड़ा गया। और भारतीय संविधान का संवैधानिक संशोधन 42वां, इसको कहते हैं भारतीय संविधान की आत्मा। इसी को ही क्या कहते हैं, इसको संविधान की आत्मा। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे, इस संविधान संशोधन से 42। और क्या बनता है इससे बनता है एक तो संविधान की आत्मा, एक हो जाएगा लघु संविधान, या क्या आ जाएगा, कई बार एग्जाम कुछ और आ जाता है, इसकी मिनी संविधान। ये हमारे संविधान का 42वां संवैधानिक संशोधन है। इसको करते सबसे छोटा संविधान का क्या है, छोटा स्वरूप है। इतना बड़ा संविधान है हमारा, अगर इसको हम छोटे इसको यानी इसका माइक्रो करना होगा तो संविधान संशोधन आएगा हमारा 42। ये जब ये लागू हुआ संविधान संशोधन, तो उसमें 4A के द्वारा किसको जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्यों को, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। जब हमने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया संविधान में, तब इसकी संख्या थी 10, लेकिन वर्तमान में संख्या होगी 11। तो 11 क्या है हमारे मौलिक, पहले कितने थे इसकी संख्या 10, एक और जोड़ा गया, क्या बन गया ये मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन ऐसे 2 तरह आता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जब बने थे तो उनकी संख्या कितनी थी, तब आ जाएंगे इनकी संख्या 10। लेकिन क्वेश्चन कुछ और आएगा कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, आ जाएगी 11। क्योंकि जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो शिक्षा से संबंधित था, कि प्रत्येक बच्चे को, जो 6 से 14 वर्ष की आयु का बच्चा है, उसको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रावधान की जाएगी। वो माँ बाप का भी कर्तव्य है, यह बच्चा किसी और के साथ रह रहा उनका भी कर्तव्य बन जाएगा। कर्तव्य क्या बन जाएगा कि उसको स्कूल में ले जाना पड़ेगा, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। पहले कितने थे, 10 थे, लेकिन अब कितने वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य। अब बात आती है कि जो मौलिक कर्तव्य है एक संविधान के किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद हो जाएगा 51A। जो 51 है वो क्या बोलता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना। लेकिन अनुच्छेद 51A क्या बोलता है कि मौलिक कर्तव्य। देखो क्या हो जाएगा, भाग अलग हो जाएगा, भाग हो जाएगा 4A और अनुच्छेद हो जाएगा 51A। इसके बाद हमारे मौलिक कर्तव्य ये आते हैं अनुच्छेद, वो आते हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 इसमें किसी का प्रावधान नहीं किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये। इसमें किया गया है भारत का क्या होगा, महामहिम होगा, ये भारत का राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति पद की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है, 52। और राष्ट्रपति से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो क्लास 3 और क्लास 4 के जो एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं राष्ट्रपति से ही। इसमें क्या था क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इसमें ऐसा आता है कि भारत का प्रथम नागरिक किससे बोला जाता है। तो राष्ट्रपति को क्या बोला जाता है, भारत का प्रथम नागरिक। इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति। जितने भी भारत किसी अन्य देशों के साथ संधि करते हैं, समझौते करता है, वो किसके नाम में किए जाते हैं, वो सारे किए जाते हैं राष्ट्रपति के ही नाम पे। क्या आते हैं, जितने भी संधि होती है या समझौते, वो किसके नाम पे किए जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो किस जिले से, राज्य से संबंधित थे, बिहार से। एक क्वेश्चन आया है कि भारत के राष्ट्रपति जो पहले राजेंद्र प्रसाद वो किस राज्य से थे, वो थे बिहार से। अब जैसे कई बार बोलते हैं कि बहुत अधिक पढ़े लिखे होने से क्या होती है,
बौद्धिक विकास होता है, या जो अधिक पढ़ जाते हैं वो समाज में उनको अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर समझ ही ना आए तो पढ़ाई लिखने का कुछ फ़ायदा नहीं होता है। जैसे हमारे पहले क्या थे, राष्ट्रपति थे, ये भले ये ज़्यादा पढ़े नहीं थे लेकिन भारत के क्या बने, राष्ट्रपति थे। स्वतंत्रता संग्राम में बहुत इन्होंने अपना योगदान दिया। जब इनकी क्वालिफिकेशन की बात की जाती है तो इनकी क्वालिफिकेशन केवल क्या थे, मात्र 8 पास थे, लेकिन बने क्या है भारत के राष्ट्रपति। इसलिए क्या है, वर्तमान समय क्या हो रहा है, स्कूलों में परसेंटेज में ध्यान दिया जा रहा है, 99.123 इसमें ध्यान दिया जा रहा है। यही हमारी बात है। यहाँ की सुंदरनगर में बहुत साल पहले क्या होता है, एक जज साहब आए हुए थे और जब किस स्कूल में उनको क्या दिया गया, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में उनको बुला लिया गया। जब वो बच्चों को वहाँ पुरस्कृत कर रहे थे, जब वो देख रहे थे बच्चों के परसेंटेज 99.98.3 99.6 इस तरह के थे, और जब उन्होंने वहाँ से अपना लेक्चर दिया, उन्हें भाषण दिया, तो वो बोल रहे थे कि मेरे खुद परसेंटेज कितने 45% है। तो इससे एक बात पता चलती है कि परसेंटेज में नहीं ध्यान देना चाहिए। जो बच्चे 10th में कमज़ोर होते हैं, हो सकते हैं बाद में कोई देश का कोई अच्छा पद लेकर वो पूरे गांव के गौरव भी करते। लेकिन वर्तमान समय क्या रहे, परसेंटेज में ध्यान दिया जा रहा है किसी बच्चों का। किसी बच्चे के 70% आ रहे हैं और किसी के 80% आ रहे हैं, तो माँ बाप उस 70% बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, जबकि बिल्कुल गलत है। परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती, मायने रखती कि बाद में बच्चा क्या करे। मान लो 10 साल पहले से किसी बच्चे के आ गए 80%, 90%, 95%, अगर 10 साल बाद वो कोई और कहीं जैसा अखबार बेच रहा हो या कुछ और काम कर रहा हो, छोटा मोटा काम कर रहा हो, तो उस परसेंटेज का कोई फ़ायदा नहीं है। परसेंटेज क्या है, वो सर्टिफिकेट क्या है, वो तो आपके जो आपने स्कूलों में फीस दी है उसकी एक रसीद होती है, सर्टिफिकेट। बाकी सर्टिफिकेट का कोई मायने नहीं रखता। क्या रखती है, जो आप बाद में कितना करते हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल कितना करते हो, वो मायने रखता है। लेकिन नहीं, वर्तमान समय में क्या हो रहा है, परसेंटेज पर ध्यान दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ध्यान दिया जाना चाहिए कितना समझा रहा है बच्चों को। पिंजरे का शेर भी क्या करता है, एक चाबुक के डर से क्या करता है, वो हंटर, जैसे हंटर चलाता है जो चिड़े घर वाला, तो उसके चाबुक से डर कर बैठ जाता है वो। लेकिन वो थोड़ा अच्छा क्या होता है, जो अपना विकास करे। ये हमारा प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति, जितने संधि होते हैं किससे द्वारा होती है, राष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा संधि हुई, और प्रथम नागरिक भी कौन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। अगला अनुच्छेद आता है इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 53। कुछ अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम यहाँ आज करेंगे। मेन अनुच्छेद जो एग्जाम में पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, इसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति की क्या आएगी, शक्तियाँ। शक्ति में क्या आएगा कि वो तीनों सेनाओं का क्या होगा, प्रमुख होगा। तीनों सेनाओं का प्रमुख। और तीनों सेनाएं कौन कौन है हमारी, जैसे जल सेना हो जाएगी, वायु सेना हो जाएगी और स्थल सेना हो जाएगी। इनका क्या होगा, सेनापति। कौन हो गए, भारत का राष्ट्रपति। जैसे हमारी सेना क्या है, आज़ाद है, लेकिन इन तीन सेनाओं के ऊपर भी किसका चेक होगा, भारत के राष्ट्रपति का। जैसे एक देश है, अभी कुछ महीने पहले की बात है, एक देश है युगांडा। देश क्या है, युगांडा। उस देश में क्या हुआ था, जो जहाँ का शासन था वो किसके हाथ में आ गया, सेना के हाथ में। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्या होती है, किस राज्य की, सेना होती है। सेना के पास क्या होते हैं, हथियार होते हैं। ये जो हथियार होते हैं, अब सेना के पास हथियार भी आ गए, तो सेना तो जब चाहे जो मुझे कर सकती है, अगर सेना के ऊपर चेक नहीं होगा। तो एक देश था युगांडा। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेना का शासन हो गया यहाँ। यह एक देश है युगांडा। यहाँ पर क्या हुआ, जो देश का जो प्रमुख था वो सत्ता में नहीं थे, तो सेना को अच्छा मौका मिल गया। उसने क्या कर दिया, सत्ता परिवर्तन कर दिया और जो पूरी सेना ले ली वो अपने कब्जे में ले ली। अब यहाँ पर क्या हुआ, सेना का ये अंदर क्या हो गया, आपस में विद्रोह शुरू हो गए थे। युगांडा में सेना के अंदर विद्रोह हो गए थे। एक तो सेना के पास शासन आ गया। जैसे भारत में क्या होती है, पैरामिलिट्री फोर्स होती है, एक आर्मी होती है, जो मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जो पैरामिलिट्री फोर्स थी और आर्मी थी, उनके बीच विद्रोह हो गया और यहाँ पर बहुत बड़ा तीसरे विश्व युद्ध के लक्षण आ गए थे यहाँ होने के लिए, कि यहाँ तीसरे विश्व युद्ध होने से शुरू हो गया था। जैसे यहाँ यूक्रेन में हुआ था, रूस और यूक्रेन में, वैसे यहाँ क्या होता है युगांडा में भी। इसलिए जो हमारी सेना होती है, इनके ऊपर क्या होना चाहिए, सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। तो सरकार नियंत्रण है। सरकार क्या है, जो राष्ट्रपति है भारत में, जो राष्ट्रपति है वो तीन सेनाओं के क्या है, सर्वोच्च पद में राष्ट्रपति है, जो कि सेनापति बोले जाते हैं।
तो युगांडा में क्या होता है, यहाँ को कोई चेक नहीं है सेना के ऊपर, सेना क्या थी सर्वोच्च सत्ता ले ली, जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में वैसा होता है। वहाँ क्या है, सेना अलग काम करती है और वहाँ का जो प्रशासन होता है वो अलग काम करता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि जो तीनों सेना है भारत की, उनके ऊपर चेक किसका है, भारत के राष्ट्रपति का, और उसको तीनों सेनाओं का क्या होता है, राष्ट्रपति अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 53 के अंदर तीनों सेनाओं का क्या होगा, सेनापति, भारत का राष्ट्रपति। अगला जो अनुच्छेद 54 इसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति का क्या होगा, निर्वाचन। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। इसमें सबसे पहले आ जाएगा जैसे संसद होती है, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में तो 2 तो हिस्सा लेंगे कौन, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चुनाव में भाग कौन कौन लेता है। एक आ जाएगा लोकसभा के सदस्य और दूसरा आ जाएगा राज्यसभा के सदस्य और तीसरा आता है विधानसभा। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, एक होती है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। विधानसभा अलग होती है और विधान परिषद अलग चीज़ होती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता, तो ऑप्शन में दे देते हैं, वो चौथा क्या आ जाएगा इसका, विधान परिषद। विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती, बाकी 3 क्या लेते हैं भाग। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विधान परिषद भाग नहीं लेती, विधानसभा लेती है, राज्यसभा लेती है, लोकसभा लेती है। जैसे प्रत्येक राज्य की क्या होती है, विधानसभा होती है, लेकिन प्रत्येक राज्य की विधान परिषद नहीं होती। भारत में कुल 6 ऐसे राज्य हैं जिनके पास क्या है, विधान परिषद है। वो कौन कौन से राज्य है, यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होता है कि कौन कौन से हैं। सभी राज्य में नहीं है, कुछ एक ही राज्य में है विधान परिषद, ये भारत। अब देखते हैं वो 6 राज्य कौन कौन से हैं। एक राज्य हो जाएगा हमारा, एक राज्य है ये, नाम क्या इस राज्य का, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में क्या है, विधान परिषद है, तो एक राज्य हो जाएगा ये। इसके साथ अगला राज्य शुरू होता है, ये होता है हमारा बिहार। यहाँ से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 2 राज्य हो गए, कौन हो गए, एक हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, जिसमें क्या है लोकसभा राज्यसभा ज़्यादा सीटें किसकी होती है, उत्तर प्रदेश की होती है। लोकसभा में 80 सीटें और राज्यसभा के 31 सीटें। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा राज्य आ जाएगा हमारा बिहार। तो 2 राज्य हो गए जिनमें क्या है, विधान परिषद है। 2 और अगले 2 कौन हो गए, एक हो जाएगा नीचे ये महाराष्ट्र, एक तीसरा महाराष्ट्र और चौथा हो जाएगा कर्नाटका। एक हो गया महाराष्ट्र, एक हो गया कर्नाटका, जहाँ में क्या है, विधान परिषद है। कुल कितने, 6 हैं। 6 में 4 देख लिया हमने, उत्तर प्रदेश, बिहार, इकट्ठे दोनों, ये दोनों भी इकट्ठे हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका। अगले 2, एक है हमारा यहाँ से चलता है आंध्र प्रदेश, और आंध्र से टूट कर क्या बना था, तेलंगाना। तो एक हो गया तेलंगाना। 1 2 3 4 5 और 6, तो केवल ये 6 है जिनके क्या है, विधान परिषद है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और आ जाएगा इनमें से किसमें विधान परिषद नहीं है। तो 6 याद रखने, बाकी सारे नहीं आ जाएंगे। पहले क्या था, 7 थे पहले, जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन 2019 से इसको क्या कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश के हवाले कर दिया गया। अब ये राज्य ना रह कर क्या बना है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहाँ की जो विधान परिषद थी वो क्या होगी, भंग होगी। तो वर्तमान समय में कितना राज्य है जिनके पास 6 क्या है, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और आएगा तेलंगाना। ये 6 क्या है जिनके पास क्या है, विधान परिषद है। तो विधान परिषद भाग नहीं लेती। प्रत्येक राज्य क्या है, विधानसभा है। जैसे हिमाचल भी क्या है, विधानसभा है। कितनी सीटें हिमाचल की, 68। तो ये सारे के सारे जितने हमारे अध्यक्ष ये होते हैं हमारे प्रतिनिधि, ये किसके चुनाव भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में। तो राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह का चुनाव होता है, इसमें आम जनता भाग नहीं लेती। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस तरह का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष चुनाव। एक होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, जैसे हम अपने 68 होते हैं हमारे विधायक, इनको चुनते हैं हम, तो प्रत्यक्ष जब हम खुद जहाँ खुद वोट देने जाते हैं वो गया प्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष होता है जहाँ हम नहीं चुनाव वोट देते। कौन देते हैं, जो हमारे चुने हुए सदस्य जाते हैं, ये चुनाव करते हैं। किसका चुनाव करते हैं, भारत के राष्ट्रपति का।
अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 60, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति से संबंधित है अनुच्छेद भी। इसमें बोला गया शपथ। और देखो, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है हमेशा उपराष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। कौन न्यायाधीश? वो मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, लेकिन जो त्याग पत्र होता है, त्याग पत्र राष्ट्रपति देता है किसको? उपराष्ट्रपति को। बस यहाँ से ध्यान रखने की बात है। शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर और त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति। अगला अनुच्छेद है 61, ये उसमें बोला कि महाभियोग। केवल लगता है भारत के राष्ट्रपति से ही, केवल राष्ट्रपति को लगता है महाभियोग। भारत में अनुच्छेद 61 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति के खिलाफ क्या लाया जा सकता है? महाभियोग, और केवल राष्ट्रपति के लिए ही लाया जाता है महाभियोग। ऑप्शन में जाएंगे सर्वोच्च न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो केवल राष्ट्रपति के खिलाफ क्या लाया जा सकता है? महाभियोग लाया जा सकता है। और कौन सा ला सकता है? दोनों में से कोई भी। लोकसभा ला सकती है, राज्यसभा ला सकती है। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति के काम जो कार्यकारिणी है उससे खुश ना हो जनता, अगर वो प्रतिनिधि हमारे खुश ना हो तो उसके खिलाफ क्या ला सकते हैं? महाभियोग। 61 में क्या जाएगा? शपथ। 52 में क्या आ गया था? राष्ट्रपति। 3 में आया था कि सर्वोच्च सेना का सेनापति होता है हमारा देश का राष्ट्रपति। 54 में आ गया था निर्वाचन, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जैसे हिमाचल के जो 68 MLA वो किसके चुनाव में भाग लेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में। इसके बाद राष्ट्रपति के अगले प्रमुख कार्य आता है, ये आता है 72, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है 72। इसमें बोला गया है क्षमादान। भारत का केवल ऐसा व्यक्ति है जो फांसी की सजा को माफ़ कर सकता है, वो है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अगर किसी को फांसी की सजा दी गई हो तो राष्ट्रपति केवल उसको क्या कर सकता है? माफ़ कर सकता है। तो इतनी शक्ति है भारत के राष्ट्रपति के पास है कि क्षमादान शक्ति दे सकता है अगर किसको फांसी की सजा दी गई हो। अगर मान लो देश के राष्ट्रपति को फांसी की सजा सुना दी जाए कि जो देश का राष्ट्रपति है उसको क्या दी जाएगी? फांसी। तो राष्ट्रपति किस शक्ति का यूज़ कर सकता है? अपनी 72 अनुच्छेद का यूज़ कर सकता है और अपनी फांसी सजा क्या कर सकता है? माफ़ कर सकता है। अगला आता है 55, अनुच्छेद 55। इसमें बोला गया है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भी भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये, लोकसभा भंग, भारत का राष्ट्रपति। अगला अनुच्छेद राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद 1, 2, 3। जैसे क्या होते हैं स्कूलों में, जैसे अगर प्रोग्राम फंक्शन होता है तो माइक वाले आते हैं, तो जैसे माइक की टेस्टिंग होती है, क्या बोलते हैं माइक वाले? 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 अनुच्छेद, इसमें बोला गया है कि भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश मान लो कोई भारत में इमरजेंसी आ गई हो और जो कानून बनता है तो राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास होता है बिल, फिर जाता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उसमें साइन कर लेता है तो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। राष्ट्रपति के साइन ना करने से तो बिल रहता है वो, अगर राष्ट्रपति ने कानून ना दिया तो क्या हो जाता है? वो कानून बन जाता है वो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश में जैसे पुलिस की भर्ती आने वाली है, अगर मान लो सरकार ऐसा डिसीजन ले ले कि जिन्होंने ग्राउंड क्वालिफाई कर लिया है उनको क्या दी जाएगी? नियुक्ति दी जाएगी, या उनको क्या दी जाएगी? नौकरी दी जाएगी। तो ये तो हो जाएगा बिल, पहले बिल होगा, पहले जाएगा लोकसभा, फिर जाएगा राज्यसभा। तो बिल क्या होगा? मात्र ग्राउंड निकालने से ही क्या दी जाएगी? नियुक्ति दी जाएगी। ये तो हो गया बिल। फिर जाएगा वो राष्ट्रपति के पास, अगर राष्ट्रपति उस बिल साइन कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा? वो कानून, कि ग्राउंड निकालो, फिर क्या बन जाएगी? नियुक्ति। अगर राष्ट्रपति उसमें साइन ना करेगा तो बिल रहेगा जो किस काम का नहीं है। तो राष्ट्रपति मतलब इमरजेंसी आ गई भारत में, लोकसभा राज्यसभा क्या चला है अभी उनका 17वां चला हुआ है, तो क्या कर सकता है? राष्ट्रपति खुद कानून बना सकता है। अधिकार है राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत? 1, 2, 3 अध्यादेश जारी करके कानून को बनाया जा सकता है इमरजेंसी में।
आपातकाल बनाया जा सकता है कानून, बाद में उसको लोकसभा राज्यसभा से भी पास किया जा सकता है, उसके बाद वो फिर से कानून का रूप ले लेगा। तो अध्यादेश किस में आता है, इंपॉर्टेंट है कि ये आता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश बुला सकता है किस अनुच्छेद के तहत, 1, 2, 3। अगला अनुच्छेद है 143। ये भी स्कूल टाइम में बहुत यूज होता था। जो छोटे बच्चे होते हैं 8वीं 9वीं 10वीं वाले बच्चे, तो वो क्या करते थे, लड़कियों के क्या बोलते थे ऐसे 143 मीनिंग को भले उनको पता लगता था, लेकिन इसका बोलते थे 143। जबकि इसका क्या है अनुच्छेद है, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। इसमें बोला गया है कि जो राष्ट्रपति है बोल सकता सलाह, और सलाह किस ले सकता है, सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है भारत का राष्ट्रपति, किस अनुच्छेद के तहत, 143 के तहत। लेकिन सलाह को माने या ना माने वो किसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है, राष्ट्रपति के ऊपर। सलाह तो दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय, सलाह माने या ना माने उसकी किसके ऊपर डिपेंड है, भारत के राष्ट्रपति के ऊपर। तो ये थे हमारे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जितने अनुच्छेद है प्रमुख, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांस से बने रहते हैं भारत के राष्ट्रपति से। जैसे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे, वो बिहार से थे वो। तो मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति। तब तक के लिए जय हिंद।